दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है। और आज अपन एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। हालांकि अपन ने प्रीवियस क्लासों में वाइटल साइन के बारे में पढ़ा और फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में भी अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, है ना। मेडिसिन को लेके अपन आज बहुत सारी जो टर्म्स हैं, एब्रीविएशंस हैं, है ना, उनके जो रूट्स हैं वो अपन करेंगे आज डिस्कस। तो आज की क्लास एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। प्लस अपने जो क्लिनिकल फील्ड होता है उसके लिए भी ये क्लास है जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो आप दैनिक रूप से उसमें जो काम करते हो, वो जो भी टर्म अपने काम आती हैं, तो वो भी आज की क्लास इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे अपन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन ये जो वर्ड है इसको समझते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन क्या होते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन और एक होता है ड्रग, दोनों पढ़ लेते हैं साथ में ताकि आपको क्या नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं मेडिसिन, ठीक है। तो मेडिसिन और ड्रग में क्या डिफरेंस है वो अपन करते हैं यहाँ पे डिस्कस। तो मेडिसिन और ड्रग दोनों अपन साथ साथ कंपेरेटिव पढ़ेंगे इनको, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो मेडिसिन क्या है? इट इज ए केमिकल सबस्टांस, ठीक है। वहीं अपन अगर ड्रग की बात करें तो ड्रग भी क्या है, ये भी क्या है, इट इज ए केमिकल सबस्टांसेस, ठीक है। अब और आगे पढ़ते हैं आगे। जो मेडिसिन है उसका जो यूज है वो किस लिए किया जाता है? इट इज यूज फॉर, इट इज अ यूज फॉर थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक का पर्पज, यानी मेडिसिन का जो उपयोग है थेराप्यूटिक पर्पज के लिए किया जाता है, यानी उपचारात्मक। यानी आप जिस पर्पज से, जिस वजह से आप पेशेंट को जो मेडिसिन दे रहे हो उसको ठीक करने के लिए जो दे रहे हो, उसी लिए मेडिसिन का यूज किया जाता है ना। कि माना कि जो पेशेंट है उसका जो है फीवर है, अब फीवर में अपन कौन सी मेडिसिन देते हैं? पीसीएम देते हैं। तो ये पीसीएम देना ये क्या एक पर्पज है इसका, ठीक है। तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? थेराप्यूटिक पर्पस के लिए भी किया जाता है। अब ड्रग में देखिए, ड्रग इज ए मे बी और मे बी नॉट यूज फॉर थेराप्यूटिक पर्पज। देखो इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि जो ड्रग होती हैं उसका उपयोग थेराप्यूटिक पर्पज के लिए भी कर सकते हैं, में भी कर सकते हैं, और नॉट यूज फॉर थेराप्यूटिक पर्पज, यानी में बी और नॉट में बी, नॉट में बी, ठीक है। कि अपन उसका जो प्रयोग है थेराप्यूटिक पर्पज के लिए भी कर सकते हैं और थेराप्यूटिक पर्पज के लिए भी नहीं कर सकते हैं। समझने का यही है, जो अपन मेडिसिन का उपयोग करते हैं वो अपन उपचारात्मक पर्पस के लिए करते हैं ताकि पेशेंट ठीक हो जाए। जो ड्रग है, ड्रग का उपयोग अपन उपचारात्मक तरीके के लिए भी कर सकते हैं, और इसके ड्रग के कुछ एडिक्शन भी होते हैं, इसका कुछ लोग दुरुपयोग भी करते हैं। उपचारात्मक प्रयोग न करके उसका क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं, ठीक है। अब एक और डिफरेंस देख लेते हैं अपन कि जो ड्रग्स होती हैं वो क्या होती हैं, सॉरी, जो मेडिसिन्स होती हैं, मेडिसिन्स इज ए ड्रग, ठीक है। और
जो ड्रग होती हैं, ड्रग इज ए नॉट मेडिसिन। ठीक है, इससे आप क्या समझे कि सभी प्रकार की जो मेडिसिन होती हैं वो ड्रग होती हैं, और सभी प्रकार की ड्रग क्या नहीं होती है, मेडिसिन नहीं होती हैं। क्योंकि मेडिसिन का क्या उपयोग होता है, थेराप्यूटिक पर्पज, और ड्रग का उपयोग थेराप्यूटिक पर्पज के लिए भी किया जाता है और नहीं किया जाता है। तो ये जो ड्रग हैं वो क्या होती हैं, नॉट मेडिसिन। इसीलिए कहा गया है, एक लाइन है कि ऑल मेडिसिन, मैं यहां पर टाइप कर रहा हूं, ऑल मेडिसिन्स आर ड्रग्स बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन। यानी सभी प्रकार की मेडिसिन क्या है, ड्रग हैं, लेकिन सभी प्रकार के जो ड्रग हैं वो मेडिसिन नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन ने मेडिसिन और ड्रग का जो डिफरेंस होता है या जो डेफिनेशंस होती हैं वो अपन ने डिस्कस कर लिए। वापस मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, जो मेडिसिन होती हैं वो क्या होती हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं। ड्रग भी क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस है। लेकिन मेडिसिन का उपयोग उपचारात्मक पर्पज के लिए किया जाता है, जबकि ड्रग का उपयोग अपन उपचारात्मक पर्पज के लिए भी कर सकते हैं और कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। ठीक है, तो मेडिसिन क्या है, सब मेडिसिन क्या है, ड्रग हैं, और सभी ड्रग क्या है, मेडिसिन नहीं हो सकती हैं। इसलिए अपन कहते हैं कि ऑल मेडिसिन्स आर ड्रग बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब अपन डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग या मेडिसिन। एक ही बात है ना, ड्रग या मेडिसिन, पर इसमें चेंजेस क्या रहेगा, जो ऑल मेडिसिन्स आर ड्रग बट ऑल ड्रग आर नॉट मेडिसिन। ठीक है, अपन कंबाइनली पढ़ेंगे। ठीक है, एनाल्जेसिक जो दर्द निवारक हैं, अब इसका उपयोग लोग उपचारात्मक तरीके से भी ले सकते हैं और उसका उपयोग दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके दुष्प्रभाव भी, ज़्यादा उपयोग करके दुष्प्रभाव भी अपन को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो, है ना, द ड्रग यूज रिलीव पेन, द ड्रग यूज रिलीव पेन। ठीक है, अब उन ड्रग के अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है, पीसीएम हो गया, ठीक है, डाइक्लोफेनेक हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब समझिएगा आप कि एक हद तक, यानी उपचार करने से अगर बात हो सकती है कि अगर अपन किसी का उपचार करने के लिए पीसीएम का उपयोग कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, मेडिसिन कहलाएगी। ठीक है, और अगर कोई जो क्लाइंट है, कोई पर्सन है, इसका अननेसेसरी एडिक्शन कर रहा है पीसीएम का, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी, ड्रग हो जाएगी। ठीक है ना, तो एनाल्जेसिक क्या होते हैं, ऑल ड्रग आर, द ड्रग आर यूज रिलीव पेन। एग्जाम्पल पीसीएम हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, अपन और ऐड कर सकते हैं एसिक्लोपाम हो गया या एसिक्लोफेनेक हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या है, ड्रग यूज फॉर रिलीव पेन, यानी पेन को कम करने के लिए जो ड्रग काम ली जाती है उन्हें एनाल्जेसिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पीसीएम, डाइक्लोफेनेक और एसिक्लोफाम। अगला है एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स है ना, द ड्रग यूज फॉर रिलीव पेन, यानी रिलीव फीवर, सॉरी, यानी पायरेटिक्स का मीन्स क्या हो गया, फीवर हो गया, तो रिलीव फीवर, यानी फीवर को कम करने के लिए, फीवर से रिलीव पाने के लिए या फीवर को कम करने के लिए किस ड्रग का उपयोग किया जाता है, एंटीपायरेटिक ड्रग का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अपन रिलीव और रिड्यूस दोनों लिख सकते हैं, तो ड्रग यूज फॉर रिड्यूस फीवर या ड्रग यूज फॉर रिलीव फीवर। अब एग्जांपल लेते हैं अपन, इसमें भी आ गया पीसीएम और एस्पिरिन। ठीक है, एंटीपायरेटिक
यानी ड्रग यूज फॉर रिलीव या रिड्यूस फीवर, यानी जो बुखार करने को बुखार में रिलीव या बुखार को कम करने के लिए जिस ड्रग का उपयोग किया जाता है उसे एंटीपायरेटिक ड्रग या मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पीसीएम और एस्प्रिन। ठीक है, अगला है एंटासिड, है ना। बहुत सारे हैं जो अब नाम से अपन को उनका पता चल जाएगा, है ना। एनाल्जेसिक मीन्स हो गया पेन वाला, पायरेटिक्स में हो गया फीवर वाला। ठीक है, और यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है एसिड, यानी एंटासिड, यानी जो एसिड की जो मात्रा है उससे रिलीव पाने के लिए, बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा को रिलीव पाने के लिए जिस ड्रग का उपयोग किया जाता है उसे एंटासिड कहते हैं। ड्रग विच रिड्यूस एंड डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एसिड। ड्रग विच reduce and decrease of activity of acid, decrease activity of acid, जैसे HCl हो गया हाइड्रोक्लोराइड। यानी वह ड्रग जो रिड्यूस यानी कम करने के लिए, डिक्रीज यानी कम करने के लिए किसकी एक्टिविटी, एसिड, बॉडी के अंदर एसिड की जो है उसको कम करने के लिए जो ड्रग उपयोग की जाती हैं उससे कहते हैं एंटासिड। वहीं अपन अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बहुत सारे हो गए इसके, रेनिटिडिन, ओमेप्राजोल, है ना, रेबेपेराजोल। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं इसके एग्जाम्पल है। जो रेंटिंग ड्रग मेडिसिन आती है वो क्या करती है, रिलीव करती है किससे, एसिड किससे। ठीक है, अगला है ना एंटीबायोटिक। सभी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो नर्सिंग कर ली है या कर रहा है उसको एंटीबायोटिक ड्रग्स के बारे में पता नहीं है। तो एंटीबायोटिक ड्रग का क्या काम होता है, ड्रग विच आर destroy or inhibited, ड्रग विच आर destroy and inhibited या inhibit the growth of माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या अपन कोष्टक में डाल सकते हैं कॉजेटिव एजेंट। यानी जो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है, जो ड्रग होती है, उनका क्या काम है कि डिस्ट्रॉय करना यानी खत्म करना, या इनहिबिटेट यानी रोकना, उसके प्रसार को रोकना। किसके प्रसार को, द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कॉजेटिव एजेंट, यानी जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जिस कॉजेटिव एजेंट की वजह से शरीर में जो बीमारी हुई है, जो डिजीज हुई है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कॉजेटिव एजेंट को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, या उसके जो ग्रोथ को क्या करना है, रोकना है। उसको अपन कहेंगे एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अपन अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं तो हो गया सेफिक्सिम हो गया, ठीक है, एमोक्सिलिन हो गया, ठीक है, लियोफ्लॉक्स हो गया अपना, ठीक है ना, और बहुत सारे हो सकते हैं इसके, सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सिन, ठीक है ना, बहुत सारे एंटीबायोटिक हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, एंटीबायोटिक्स ड्रग या मेडिसिन है। ठीक है, समझ रहे आप कि जो एंटीबायोटिक जो ड्रग होती है, मेडिसिन होती है, उनका क्या काम है कि बॉडी के अंदर वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वे कॉजेटिव एजेंट जिनकी वजह से डिजीज डेवलप हुई है, जो क्लाइंट है वो पेशेंट बन गया है ना, तो उसके बॉडी के अंदर उस डिजीज के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या उस डिजीज के जो कॉजेटिव एजेंट है जिनकी वजह से वो डिजीज हुई है, जिनकी वजह से वो बीमारी हुई है, तो उन बैक्टीरिया को, है ना, उन वायरस को,
उनको क्या करना है, या तो उनको डिस्ट्रॉय करना है या उनके और प्रसार को, ग्रोथ को क्या करना है, रोकना है। तो उनको अपन कहेंगे हैं एंटीबायोटिक्स। सेफिक्सिम हो गया, एमोक्सिलिन हो गया, सिप्रोफॉक्सिन हो गया और एजिथ्रोमाइसिन हो गया। अगला है अपना एनेस्थेटिक, यानी वे ड्रग जो निश्चेतन में यूज की जाती हैं, है ना, व्यक्ति को बेहोश करने के लिए, सुन करने के लिए, सजेशन देने के लिए जो ड्रग यूज की जाती हैं उसको अपन कहते हैं एनेस्थेटिक ड्रग। ठीक है, द ड्रग आर कॉज लॉस ऑफ सेंसेशन, द ड्रग आर कॉज ऑफ लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी जो सेंसेशन है उसको क्या करना है, लॉस करना है, या उसको उस जगह पर क्या करना है, सेंसेशन फील नहीं होने देना। यानी मान लो अगर कहीं अगर वुंड हो रखा है, घाव हो गया है, इंजरी हो गई है, तो उस जगह पर अपन क्या देते हैं, एनेस्थेटिक ड्रग देते हैं या एनेस्थीसिया देते हैं, ताकि उस जगह से क्या हो जाए, वो सेंसेशन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। फिर क्या इजीली अपन क्या करेंगे, स्टिच लगा पाएंगे, जिससे कि जो पेशेंट को क्या है, सेंसेशन खत्म हो गया, उसकी वजह से पेशेंट को पेन जो है फील नहीं होगा। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल हो गया अपना, बेस्ट एग्जाम्पल है, सभी जानते हैं आप, जाइलोकेन, और अपन ले सकते हैं इथर। ठीक है, तो सुन करने के लिए, बेहोश करने के लिए जिस ड्रग का उपयोग किया जाता है उसको अपन कहते हैं एनेस्थेटिक ड्रग। एग्जाम्पल हो गया अपना जाइलोकेन और इथर। अगला है एंटी हेलमेटिक, एंटी हेलमेटिक्स, है ना, इसका जो मीन्स होता है द ड्रग विच डिस्ट्रॉय वर्म्स, है ना, द ड्रग विच डिस्ट्रॉयड वर्म्स, यानी वे ड्रग जो अपने शरीर के अंदर वर्म्स को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, उनको क्या करती हैं, जो अपनी भाषा में अपन समझ सकते हैं कि जो कीड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रूप में जो कीड़े होते हैं जो अंदर अंदर प्रसार करते हैं, अपना 1 से 2, 2 से 3 बनते हैं, तो उनको क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है अपना एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल। ठीक है, 400 mg की आती हैं, टेबलेट आती हैं, सभी जानते हैं। और इसका जो उपयोग है प्राइमरी प्रिवेंशन के तौर पर भी किया जाता है ना, जैसे प्रेगनेंसी में अपन देते हैं इसको प्रोफाइलेक्सिस के रूप में, गर्भावस्था के दौरान एक टेबलेट अपन खिलाते हैं। बच्चों में अपन सरकार इसके अलग से प्रोग्राम भी चलाती है, स्कूलों में भी बच्चों को प्रोवाइड करवाती हैं ये टेबलेट, है ना, 6 महीने में या साल में एक बार इसको अपन देते हैं। और देते समय अपन कहते हैं कि इनको चबा चबा कर खाना चाहिए। ठीक है, ये खाने से क्या होती है, पेट संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं। ठीक है ना, तो इसको अपन कहते हैं एंटी हेलमेटिक्स, है ना, द ड्रग विच आर डिस्ट्रॉय वर्म्स। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया अपना एल्बेंडाजोल। एंटीडोट्स सभी जानते हैं, एंटीडोट्स क्या होता है, सबस्टांस या ड्रग यूज टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यूज टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ठीक है, यानी जो पॉइजन के जो इफेक्ट हैं उसको क्या करती है, रिड्यूस करता है कौन, एंटीडोट्स। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, इसका जो एग्जांपल हो गया एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल एंटीडोट है। इसको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि यूनिवर्सल एंटीडोट कौन है, तो आपको क्लिक करना है एक्टिवेटेड चारकोल, यूनिवर्सल एंटीडोट। ठीक है, चलते अपना एंटी इंफ्लामेटरी। इंफ्लामेटरी मीन्स सूजन, यानी अगर बॉडी के किसी पार्ट पर अगर सूजन आ जाती है तो अपन उसको क्या देंगे,
एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग देंगे, मेडिसिन देंगे, जिससे कि वहाँ उस जगह पर या उस शरीर के अंदर सूजन क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, सीधा है अपना। तो ड्रग विच हेल्प टू रिड्यूस इंफ्लामेशन, द ड्रग विच हेल्प टू रिड्यूस इंफ्लामेशन, सूजन है ना, स्वेलिंग वाला जो पार्ट है, अगर स्वेलिंग आ जाए तो क्या करता है, उसको रिड्यूस करने का काम करता है। इसका जो एग्जांपल हो गया अपना बेस्ट है आइबुप्रोफेन। ठीक है, एंटी इंफ्लामेटरी, इंफ्लामेटरी से इंफ्लामेशन, इंफ्लामेशन से मीन स्वेलिंग, स्वेलिंग से सूजन, सूजन को कम करने के लिए जो ड्रग दी जाती है उनको कहते हैं एंटी इंफ्लामेटरी, और एग्जांपल हो गया अपना आइबुप्रोफेन। एंटीकोगुलेंट, यानी एंटीकोगुलेंट मीन्स क्या होता है, ड्रग विच इनहिबिटेड रिड्यूस प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग, है ना, कोगुलेंट से याद रखना आपको क्लोटिंग। द ड्रग आर विच, द ड्रग आर विच यूज इन रिड्यूस इन क्लोटिंग फैक्टर, जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, है ना, किसी में अगर क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है, काम नहीं कर रहे होते हैं ना, क्लोटिंग फैक्टर कम हो रहे होते हैं, यानी ब्लीडिंग ज़्यादा, अगर किसी जगह घाव लग जाता है या चोट लग जाता है, वहाँ से कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है मीन्स क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ पर जो क्लोटिंग जो थक्का है वो नहीं बन रहा, यानी उस कंडीशन में अपन जो टैबलेट देते हैं वो देते हैं एंटीकोगुलेंट, यानी उस जो क्लोटिंग फैक्टर है उसको क्या करता है, प्रोसेस को ठीक करता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसका हेपेरिन, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है हेपेरिन। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि ये जो है फैक्टर ज़्यादा मात्रा में शरीर के अंदर हो जाता है तो रग का थक्का बहुत बार बन जाता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है उस थक्के को भी अगर हटाने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है वो है एंटीकोगुलेंट, इसका एग्जाम्पल है हेपेरिन, है ना। एंटीहिस्टामाइंस, एंटीहिस्टामाइन क्या होता है, एंटीहिस्टामाइंस अ ड्रग विच ब्लॉक अफेक्ट ऑफ हिस्टामाइन, है ना, अ ड्रग which affect of हिस्टामाइन, है ना, कि जो ड्रग हिस्टामाइन की जो है उस अफेक्ट को कम करने के लिए जो दी जाती हैं उसे एंटी हिस्टामाइन कहते हैं, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो एविल, है ना। हिस्टामिन यहाँ पर अपन एलर्जी भी इसको अपन कह सकते हैं। ठीक है, एंटी कन्वल्सिव ड्रग, यानी कन्वल्सन किसी को आ रहा है उस कन्वल्सन को रोकने के लिए जो ड्रग दी जाती है उसको कहते हैं अपन एंटी कन्वल्सिव ड्रग। द ड्रग विच यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट कन्वल्सन, यूज ऑफ प्रिवेंट और ट्रीटमेंट ऑफ कन्वल्सन, यानी जो कन्वल्सन आ रहा है बॉडी के अंदर उसको रोकना या उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जो ड्रग दी जाती है, जो मेडिसिन दी जाती है उसे एंटी कन्वल्सन ड्रग कहते हैं। इसका जो एग्जांपल हो गया अपना बार्बिटोन। ठीक है, बार्बिटोन क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर अपन देखते हैं एंटी टिश्यूज। एंटी टिश्यूज का जो मीन्स होता है ड्रग विच इनहिबिटेड द कफ रिलैक्स, द ड्रग विच रिड्यूस इनहिबिटेड रिलैक्स
कफ, ठीक है ना। वह ड्रग जिसका उपयोग कफ को रिलैक्स करने के लिए, कफ को रोकने के लिए या रिड्यूस करने के लिए दी जाती है, उसे कहते हैं एंटी टिश्यूज ड्रग कहते हैं। इसका जो एग्जांपल हो गया अपना कोडिन दे सकते हैं अपन, ठीक है, और डेक्सामेथासोन भी अपन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक से हो गए एग्जाम्पल। और एंटी प्यूराइटिस, ये जो ड्रग हैं वो किस लिए यूज की जाती हैं? ए ड्रग विच आर रिलीव इचिंग, ए ड्रग विच आर रिलीव इचिंग, ठीक है। इचिंग को कम करने के लिए जो ड्रग दी जाती हैं उससे एंटीबायोटिक कहते हैं। इचिंग मीन्स क्या होता है? एलर्जी। और इसका अपना एग्जांपल डाल दे तो ड्रग का कौन सा होगा? एंटीहिस्टामाइन, ठीक है। एंटीहिस्टामाइन ड्रग इसका एग्जांपल है। एंटीहिस्टामाइन जो ड्रग है वो क्या है? एविल है, ठीक है। अगला जो अपना है एंटी फंगल और एंटी माइकोटिक, यानी वे ड्रग जो प्रिवेंट करती हैं ग्रोथ को, किसकी? फंगस को। द ड्रग विच आर यूज्ड इन प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ फंगस, यानी फंगस की जो ग्रोथ है उसको क्या करती हैं? रोकती हैं। वह जो एग्जाम्पल होगा एंटी फंगल या एंटी माइकोटिक, ठीक है। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, ठीक है। ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कीटाकोनाजोल, ठीक है। ये क्या हो गए? एंटी फंगल, एंटी माइकोटिक, ये दोनों एक ही होती हैं। क्या काम होता है? फंगस होता है उसके प्रिवेंट को क्या करते हैं? ग्रोथ को क्या रोकता है, ठीक है। फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और कीटाकोनाजोल। वापस लिख देता हूँ मैं स्पेलिंग अच्छे से, अगर आपको नहीं दिख पा रही है तो। एग्जाम्पल फ्लूकोनाजोल, कीटोनाजोल, ठीक है, इट्राकेनाजोल, ठीक है। ये हो गए इसके एग्जाम्पल, किसके? एंटी फंगल और एंटी माइकोटिक ड्रग के एग्जाम्पल। फिर देखते हैं एंटी इमिटिक्स, यानी अगर किसी पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो उसको रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एंटी इमिटिक्स, द ड्रग विच यूज इन प्रिवेंट या ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया और वोमिटिंग, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल होगा स्टेमेटिल, ठीक है ना, और ओंडेस्टेरॉन, ठीक है ना। ओंडेस्टेरॉन जो आता है टेबलेट के फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। स्टेमेटिल जो है टेबलेट की फॉर्म में आता है, इंजेक्शन की फॉर्म में भी आता है, ठीक है। और एक होता है अपना एवोमाइन, ठीक है। एवोमाइन, ओंडेस्टेरॉन और स्टेमेटिल किसके एग्जाम्पल है? एंटी इमिटिक्स के, ठीक है। ब्रोंकियोडाइलेटर, सभी जानते हैं, नाम में ही है इसका। जो ब्रोंक्योल को डायलेट करने के लिए ड्रग यूज की जाती है उसे ब्रोंकियोडाइलेटर कहते हैं। A drug which are relax muscles of bronchiole, a drug which are used in relax of bronchiole, ठीक है। जो ब्रोंकियोल की मसल्स होती हैं, रिलैक्स ऑफ मसल्स,
यूज इन रिलैक्स ऑफ ब्रोंकियोल मसल्स। जो ब्रोंकियोल मसल्स होते हैं उसको रिलैक्स करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती हैं उससे ब्रोंकियोडायलेटर कहते हैं। इसका जो एग्जांपल हो गया साल्बुटामोल। साल्बुटामोल क्या हो गया इसका एग्जांपल किसका? ब्रोंकियोडायलेटर का। फिर कार्बिनेटिव। कार्बिनेटिव जो ड्रग है उसका क्या उपयोग है? अ ड्रग विच कॉज ऑफ एक्सपल्सन ऑफ गैस फ्रॉम द जीआईटी। यानी जीआईटी में जो गैस होती हैं, जीआईटी में जो गैस होती है उसको क्या करने में काम आता है? एक्सपल्सन, यानी बाहर निकालने में। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो गैस होती है वो क्या करती है? कार्बोनेटिव ड्रग उसको एक्सपल्सन करने का काम करती है, बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया अपना पेपरमिंट। पेपरमिंट हो गया इसका। ठीक है, और अपन अगर देख सकते हैं फ्रूट साल्ट, FRUIT, फ्रूट साल्ट। ठीक है, और अपन इसमें ले सकते हैं, अपन इसमें इलायची का भी उपयोग कर सकते हैं। किसमें? कार्बोनेटिव के रूप में। ठीक है, ये सब लेने से क्या होगा? जो इंटेस्टाइनल है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसमें जो गैस होगी वो क्या होगी? बाहर आ जाएगी। ठीक है ना। अगला है डाययूरेटिक्स। सभी जानते हैं डाययूरेटिक्स क्या होता है। ठीक है, ड्रग विच इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन। क्या काम होता है? इंक्रीज फ्लो ऑफ यूरिन। यूरिन के जो फ्लो होता है उसको बढ़ाने के लिए जिस ड्रग का उपयोग किया जाता है उससे कहते हैं डाययूरेटिक्स। इसका एग्जाम्पल भी आप सब जानते होंगे, लेसिक्स। ठीक है, अगला देखते हैं अपन हाइपोग्लाइसीमियास। हाइपो मीन्स कम, ग्लाइसेमिया मीन्स ग्लूकोज, यानी किसी पेशेंट के अंदर ग्लूकोज की मात्रा अगर ज़्यादा है। देखो, अगर ग्लूकोज कम होगा तो उसको बढ़ाने के लिए कोई टेबलेट तो आती नहीं है। अगर ग्लूकोज ज़्यादा है उसको कम करने के लिए ज़रूर टेबलेट आती है। ठीक है, तो उसको अपन कहते हैं हाइपोग्लाइसीमियास, है ना। तो इसका जो मीन्स हो गया, ड्रग दैट आर लोअर द ब्लड शुगर, लोअर ब्लड शुगर। जो ब्लड शुगर जो हाई हो रखा है उसको लोअर करने का जिसका काम है हाइपोग्लाइसीमियास। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसका, आप सभी जानते हैं मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन या अपन इंसुलिन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगला जो है माइकोटिक। अगला क्या है? माइकोटिक। अगला है माइकोटिक। माइकोटिक्स मीन्स क्या होता है? ड्रग दैट कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल। यानी इस ड्रग का उपयोग किस में किया जाता है? प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कराने में किया जाता है। प्यूपिल द कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल को किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट कराने में लिए किया जाता है किसका? माइकोटिक ड्रग या मेडिसिन का। ठीक है, फिर एक होता है अपना माइडाइटिक ड्रग जो होती है, इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग ड्रग दैट डायलेटेड प्यूपिल, ड्रग दैट डायलेटेड प्यूपिल, यानी इसका उपयोग जो प्यूपिल होती है उसको डायलेटेड करने के लिए किया जाता है ना। माइडेटिक और माइकोटिक। माइकोटिक मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, है ना। देखो ऐसे याद रखो, जो छोटी स्पेलिंग है मीन्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? छोटा सिकुड़ना। तो ऐसे ही कंफ्यूजन होना। माइकोटिक मीन्स प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करने वाली ड्रग, और डायलेट मीन्स क्या होता है? बड़ा होता है ना, फैलना होता है, और स्पेलिंग देखो बड़ी है। माइडाइटिक यानी प्यूपिल क्या होता है? इसमें डायलेट होता है। जो ड्रग प्यूपिल को डायलेट करने के लिए की जाती है उससे कहते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है डॉक्सिन। ठीक है, तो ये सारे हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। ये क्या पढ़ लिया अपन ने कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, है ना।
ठीक है। ऑल मेडिसिन आर ड्रग बट ऑल ड्रग आर नॉट मेडिसिन। ये ध्यान रखिए आप कि सभी जो मेडिसिन है वो ड्रग ही होती हैं, लेकिन सभी ड्रग मेडिसिन नहीं होती हैं। फिर अपन ने ड्रग को क्या किया, क्लासिफाई किया। जो एनाल्जेसिक होती हैं वो क्या काम करती हैं, बॉडी में रिलीव को कम करती हैं। एंटीबायोटिक क्या होती हैं, जो बॉडी में जो रिलीव है, रिड्यूस पेन फीवर को कम करती है। ठीक है। फिर अपन ने एंटासिड लिया। एंटासिड का क्या काम है, रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ एसिड। जो एसिड की एक्टिविटी है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। एंटीबायोटिक का जो मीन्स होता है डेस्ट्रॉय एंड इनहिबिटेड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या जिसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव एजेंट, उसको क्या करना है, या तो खत्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है, या रोकना है। एनेस्थेटिक्स मीन्स क्या है, लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी उस जगह से अपन को क्या करना है, सेंसेशन को क्या करना है, कम करना है, जिससे कि पेशेंट को क्या हो, नहीं हो, पेन नहीं हो। एल्टी मीन्स होता है द विच ड्रग विच आर यूज डेस्ट्रॉय वॉर्म्स, यानी जो वॉर्म्स हैं, जो पेट जो आंतों के अंदर कीड़े मकोड़े हैं, उनको क्या करना है, इंसेक्ट्स हैं, उनको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। एग्जाम्पल हो गया इसका एल्बेंडाजोल। ठीक है। एंटीडोट्स, इसका मीन्स हो गया रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। जो पॉइजन का जो इफेक्ट है उसको क्या करना है, रोकना है। एग्जाम्पल हो गया इसका एक्टिवेटेड चारकोल। और ये क्या है, यूनिवर्सल एंटीडोट है। क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, यूनिवर्सल एंटीडोट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि यूनिवर्सल एंटीडोट इज, तो आपको क्लिक करना है एक्टिवेटेड चारकोल। फिर अपन ने एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग पढ़ी। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग मीन्स होता है रिड्यूस द इंफ्लेमेशन, यानी स्वेलिंग को क्या करना है, कम करना है। वहीं अपन बात करते हैं कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट, यानी जो थक्का है उसको क्या करना है, बिखेरना है। कई जगह ब्लड के थक्के बन जाते हैं, उसको बिखेरने में काम किसका काम होता है, एंटी कोगुलेंट ड्रग का काम होता है, जैसे हेफेरिन। ठीक है। उस प्रोसेस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है। क्लोटिंग फैक्टर प्रोसेस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। एंटी टिश्यूज, यानी जो कफ हो रही है उसको क्या करना है, रिलैक्स करने का काम करता है, जैसे कोडिन हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया, है ना। एंटीपायरेटिक्स में होता है ड्रग विच आर रिलीव इचिंग, यानी जो ड्रग है वो इचिंग को कम करती है। वो इचिंग क्या है, एक एलर्जी की है ना। और एंटी हिस्टामाइन ड्रग देंगे। एंटी हिस्टामाइन ड्रग का जो एग्जाम्पल है वो है एविल। फिर एंटी फंगल हो या एंटीमाइटिक जो ड्रग होती है उसका जो काम होता है द ड्रग विच आर यूज इन प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ फंगस, यानी फंगस की जो ग्रोथ को क्या करना है, रोकता है। इसके एग्जाम्पल ये थे फ्लूकनाजोल, कीटनाजोल, एट्राकिनाजोल। ठीक है। एंटीमेटिस द ड्रग विच आर प्रिवेंट और ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया वॉमिटिंग, यानी जो जी मचलाना, नोजिया हो गया, और अगर वॉमिटिंग है, उल्टियाँ हो रही हैं, तो उसके जो प्रिवेंट और ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग यूज की जाती हैं उसको अपन कहते हैं एंटीमेटिस। एग्जाम्पल हो गया स्टेमेटिल, ऑन्डास्टोन और एवोमाइन। ब्रोंकियो डायलेट, यानी ब्रोंक जो डायलेट, उसको मसल्स को क्या करना है, रिलैक्स करना है। जो सिकुड़ी है कॉन्टैक्ट, उसको क्या करना है, रिलैक्स करना है। और जो ड्रग दी जाती है वो क्या है, ब्रोंको साल्बुटामोल। फिर अपन ने कार्बोनेटिव पढ़ा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो गैस होती है उसको एक्सपल्सन करना, उसको क्या करना है, बाहर निकालना है। इसका एग्जाम्पल हो गया पेपरमिंट, फ्रूट साल, और अपन इलायची भी ले सकते हैं। ठीक है। डायूरेटिक्स, इसका मीन्स जो होता है ये ड्रग यूरिन के फ्लो को ऊपर करने के लिए की जाती हैं। ठीक है। बढ़ाने के लिए, इंक्रीज के लिए की जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है लेसिक्स। हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया अगर बॉडी में शुगर लेवल क्या है, ज़्यादा है, उसको लोअर करने के लिए हाइपोग्लाइसीमिया ड्रग दी जाती है। एग्जाम्पल मेटफॉर्मिन और इंसुलिन। माइकोटिक मीन्स होता है पुपिल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम की जाती है। मायोकाइनेटिक क्या होता है, पुपिल को डायलेट करने के लिए टॉक्सिन ड्रग दी जाती है। ठीक है। अब अपन देखेंगे शॉर्ट फॉर्म ऑफ टाइम, टाइम के आधार पर, यानी जो डॉक्टर हैं हमेशा मेडिसिन के आगे बहुत सारे जो टर्म्स हैं वो लिखते हैं, एसी, पीसी, एएम, ओएम, है ना, ओडी, एचएस, बीडी, टीआईडी, है ना। तो इनका मीन्स क्या होता है। ठीक है। और ये जो नाम है किसके आधार पर है, लैटिन फॉर्म्स, ये किनकी कोडिंग भाषा है ये। ठीक है। तो अपन को समझना है, ये याद रखना, एसी, एसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एंटी क्यूबम। ये इतना याद रखने योग्य नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी एग्जाम में इनका जो कोडिंग लैंग्वेज है, जिस भाषा से ये लिए गए हैं, कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है। तो एसी का जो मीन्स होता है एंटी क्यूबिन, यानी बिफोर मील, यानी खाने से पहले। तो वो ड्रग का नाम लिख देंगे, उसके आगे एसी लिख देगा, यानी जो ड्रग, जो मेडिसिन खाने से पहले ली जाती हैं
उसके आगे वो डॉक्टर क्या मेंशन करता है, एसी। पीसी मीन्स पोस्ट क्यूबिन यानी आफ्टर मील यानी खाने के बाद, ठीक है। एएम यानी एंटी मेरिडियन यानी बिफोर नून यानी 12 बजे से पहले, है ना। जैसे 12 बजते तो अपन उसको नून कहते हैं, 12 बजे के बाद वाले समय को आफ्टर नून कहते हैं, और 12 बजे से पहले वाले जो समय है उसे अपन बिफोर नून कहते हैं, ठीक है ना। तो एएम यानी एंटी मेरिडियन यानी बिफोर नून, ठीक है। पीएम की बात करें तो पोस्ट मेरिडियन यानी आफ्टर नून यानी दोपहर में। ओएम यानी ओमनी मैनी यानी ओनली मॉर्निंग, जो ड्रग है वो ओनली फॉर मॉर्निंग में ली जानी है 8 से 9 बजे के बीच में, ठीक है। ओडी मीन्स ओमनी डाई यानी डेली वंस यानी दिन में एक बार, ओडी मीन्स दिन में एक बार वो टेबलेट लेनी है। एचएस मीन्स होरा सोमनी, है ना। एचएस का मीन्स होता है जो टेबलेट जो मेडिसिन ड्रग इंजेक्शन है वो एट द बेड टाइम यानी सोते समय लेनी है। टीआईडी मीन्स टर इन डाई यानी 3 टाइम इन डे, जिसको अपन बोलते हैं टीडीएस भी बोल सकते हैं, यानी दिन में जो टेबलेट हैं ड्रग्स हैं इंजेक्शन वो 3 बार देनी है, ठीक है। ऐसा याद रखना आपको। और पीआरएन मीन्स प्रोरेनेटा इफ रिक्वायर्ड, अपन अगर किसी को आवश्यकता है तो अपन उस किसी टेबलेट की उसको आवश्यकता है। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स हो गया टेबलेट, और एक टेबलेट हो गई है पीसीएम, ठीक है। अब समझना पीआरएन और एसओएस मतलब क्या होता है, ठीक है। कि अगर किसी बॉडी में अंदर किसी बॉडी के अंदर किसी पेशेंट के अंदर अगर विटामिन की कमी है तो उसको रिक्वायर है, उसको जरूरी है, उसको आवश्यकता है, किसकी है, बी कॉम्प्लेक्स की है, तो वो बी कॉम्प्लेक्स किस में आएगा, पीआरएन में। वहीं अपन अगर बात करें एसओएस तो इफ रिक्वायर्ड इमरजेंसी यानी उसको आवश्यकता है, वो भी कभी अभी के अभी इमरजेंसी कंडीशन नहीं है ना, उसको फीवर है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इमरजेंसी कंडीशन है, तो उसको आवश्यकता है, अभी उसको लेने की जरूरत है ना। इमरजेंसी अगर किसी को आवश्यकता होती है ना, तो उसको अपन कहते हैं एसओएस, ठीक है। जब जरूरत इमरजेंसी हो तो एसओएस लेनी है। अब इफ रिक्वायरमेंट क्या, उसको बी कॉम्प्लेक्स लेना है, वो पेशेंट जो है इमरजेंसी कंडीशन नहीं मानेगा, लेकिन उसको सजेस्ट है कि उसको रिक्वायर्ड है, शरीर में आवश्यकता है किसकी, बी कॉम्प्लेक्स की। वहीं अपन अगर बात करते हैं क्यूआईडी मीन्स 4 टाइम यानी क्यूडीएस यानी दिन में 4 बार, और आरईपी मीन्स होता है रिपीटेड, जो टेबलेट है वो कंटिन्यू एक इंटरवल के दौरान क्या करनी है, रिपीट करनी है, ठीक है। अब कुछ एब्रीविएशंस हैं, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप डॉक्टर की पर्ची पढ़ रहे हैं इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में AQ लिखा है तो वाटर, अगर AQ लिखा है तो वाटर, ठीक है। और AQ डिस लिखा है तो मीन्स होता है डिस्टल वाटर, ठीक है। COM लिखा है तो कंपाउंड, ठीक है ना, COM लिखा है तो कंपाउंड, DI लिखा है तो डाइल्यूट, ET लिखा है तो एंड, FL लिखा है तो फ्लूइड, EMPL लिखा है तो प्लास्टर, UNG लिखा है तो ऑइंटमेंट, LIN लिखा है तो लिनीमेंट, LOT लिखा है तो लोशन, INF लिखा है तो इन्फ्यूजन, ING लिखा है तो इंजेक्शन, TAB लिखा है तो टेबलेट, CAP लिखा है तो कैप्सूल, ऑयल मीन्स ऑयल, SP मीन्स स्प्रिट, और SYR मीन्स सिरप। तो इस प्रकार ये तो आपको ये देखो समझने की बात कुछ है नहीं है, आपको याद करना है। अगर ये कब याद करो, जब कंटिन्यू आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में रहोगे, अगर कहीं पर काम करते रहोगे अच्छे डॉक्टर के अच्छे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर वो जो डॉक्टर हैं इन सभी टर्म्स का जो सारी एब्रीविएशन का अपने प्रिस्क्रिप्शन के अंदर अपने ट्रीटमेंट के अंदर इनका यूज करेगा, है ना। आपको बस याद रखना है कि AQ मीन्स वाटर है ना, AQ डिस मीन्स डिस्टल वाटर हो गया, है ना, FL मीन्स फ्लूइड हो गया, LOT मीन्स लोशन हो गया। अब जो आमतौर पर जो डॉक्टर लिखते हैं मोस्टली ये हो गया, AQ हो गया, डाइल्यूट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये ज़्यादा से FL मीन्स फ्लूइड हो गया, ये ऑइंटमेंट का हो गया, ये लोशन का हो गया, ये इंजेक्शन, टेबलेट, कैप्सूल, हर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं डॉक्टर। आगे इंजेक्शन लिखते हैं तो पहले आगे ING करेंगे, फिर इंजेक्शन का नाम लिखेंगे, और टेबलेट लिख रहे हो तो पहले TAB भी करेंगे, फिर आगे वो टेबलेट का नाम लिखेंगे, और कैप्सूल लिखना हो तो पहले CAP करके कैप्सूल का नाम लिखेंगे। उसी प्रकार SP मीन्स स्प्रिट, और एक इंपॉर्टेंट ये SYR मीन्स सिरप, यानी सिरप लिखने से पहले किसी सिरप का नाम लिखने से पहले वो आगे SYR करेगा, ठीक है। तो ये होगी इसकी एब्रीविएशन रिलेटेड ड्रग फॉर्म, ठीक है। चलते हैं आगे। अब्रीविएशन रिलेटेड टू रूट। अब कुछ जो अब्रीविएशन है वो रिलेटेड टू रूट है, ठीक है ना।
जैसे अगर AD मीन्स आ जाए तो राइट ईयर, AS मीन्स लेफ्ट ईयर, AU मीन्स बोथ ईयर, OD मीन्स राइट ईयर, OS मीन्स लेफ्ट आई, OU मीन्स बोथ आई। अब इनको याद कैसे करते हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से तो ये जो 6 हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। अब आप इनमें से थोड़ा सा याद करने के लिए निकालिए। जैसे A मीन्स क्या हो गया, अपन ऑडियो, ऐसे याद कर सकते हैं ना। A मीन्स क्या हो गया, ऑडियो। अपन ऑडियो किससे सुनते हैं, ईयर से सुनते हैं। तो एक तो ऐसा याद करना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ए आ जाए वो कहीं ना कहीं रिलेटेड किससे है, ईयर से। वही O मीन्स क्या हो गया, ओक्यूलो है ना, ऑल मतलब है ना, ऑल फैक्ट्री है ना। तो ओ जो फील्ड है, वो जो नर्वस होता है ना, ये जो नर्व होती हैं देखने की, है ना, तो उसको क्या करना है, ओ मीन्स क्या होता है, उसका आई होता है। क्या होता है देखने का, ओ मीन्स आई। तो ऐसा याद करना है, ठीक है। तो जहाँ ए आई मीन्स ईयर, ओ आई मीन्स आई, ठीक है। ऑल फैक्ट्री मीन्स ऐसा याद करना है ना, सेंस ऑफ साइट का, ठीक है। तो अब देखो ये तो हो गया, ए मीन्स ईयर और ओ मीन्स आई। अब याद रखना आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, किसमें, राइट लेफ्ट में। तो अब इसको याद करने के लिए जहाँ यू आ जाए ना, ए यू, तो यू है ना, जैसे ये आपको कहीं ना कहीं किसका जो आभास कराता है, प्लूरल का, ठीक है ना। जैसे तुम ही होता है सिंगुलर, लेकिन जो यू है जो प्लूरल होता है, प्लूरल मीन्स बोथ, है ना। तो इस प्रकार जहाँ ए यू आई मीन्स बोथ ईयर, ठीक है। कि मान लो कोई ड्रॉप का नाम लिख दिया, ड्रॉप करके आगे उस ड्रॉप का नाम लिख के आगे क्या कर दिया उसने, डॉक्टर ने ए यू कर दिया, यानी बहुत जो है ईयर में वो ड्रॉप डालनी है। या ड्रॉप लिख के आगे वो डॉक्टर, ये ड्रॉप का नाम हो गया, ठीक है, और आगे वो लिख देगा एडी, ठीक है। आगे वो क्या लिख देगा, एडी, यानी ईयर, डी मीन्स राइट, है ना। अब देखो डी ऐसे याद रखना है, राइट लेफ्ट। जब भी अपन बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं राइट लेफ्ट। क्या बोलते हैं, राइट लेफ्ट, यानी राइट पहले आता है। वही डी और एस में पहले कौन आता है, डी पहले आता है। तो हमेशा ऐसे याद करना है कि डी मीन्स राइट और एस मीन्स लेफ्ट, और यू क्या है, प्लूरल है। ये क्या है, प्लूरल मीन्स बोथ, यानी जो है दोनों का आपको सेंस देगा, ठीक है। इस प्रकार आपको याद रखना है, ठीक है। 2 मिनट के लिए आप ये चीज भूल जाए आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ए डी, ठीक है। अब एक क्या हो गया, ऑडिटरी, और एक क्या है, ईयर है। ऑडिटरी किसे कान से सुनते हैं, ठीक है, डी। अब ऐसा याद करना है, डी है ना, तो राइट लेफ्ट, तो पहले अपन क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। और क्या है, डी एस, तो पहले क्या आता है, डी आता है। तो अपन डी के लिए क्या कर देंगे, राइट। ऐसे इसको समझना है, अपने हिसाब से शॉर्ट ट्रिक बनानी है, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। और यू मीन्स हो गया बोथ, ठीक है। एक वापस डाल रहा हूं मैं, ओ डी, ठीक है। ओ मीन्स क्या होते हैं, आई, और डी, यहां पर डी नहीं लिख के मैं लिख देता हूं एस, ठीक है। अब राइट लेफ्ट, यानी राइट पहले आता है, और डी एस यानी डी पहले आता है और एस बाद में आता है, ठीक है। तो एस बाद में आएगा, मीन्स राइट पहले आएगा, ठीक है। तो ये एस क्या हो गया, लेफ्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैं जो बताना चाह रहा हूं, जो समझना चाह रहा हूं, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और पी आर या आर यानी पर रेक्टम, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। पी आर या आर मीन्स रेक्टम में होता है। पी ओ या पर ओ एस पर ओरल, और आर एक्स मीन्स टेक प्रिस्क्रिप्शन, यानी डॉक्टर की कोई भी प्रिस्क्रिप्शन की पर्ची होगी तो सबसे पहले नाम डेट सब ऊपर जो मेंशन होगा डॉक्टर का नाम वगैरह, फिर उसके बाद में क्या होता है, आर एक्स। डॉक्टर क्या लिखते हैं, टेक प्रिस्क्रिप्शन आर एक्स, ये लिख के फिर क्या करता है, शुरुआत करता है, या टेबलेट लिखता है, इंजेक्शन, कैप्सूल, जो भी है, इस प्रकार क्या है लिखते हैं लोग, ठीक है। तो आर एक्स आ जाए टेक प्रिस्क्रिप्शन। फिर होवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ओडी। टेबलेट के आगे अगर ओडी लिखा जाए तो दिन में एक बार देनी है। कब दे सकते हैं, या तो सुबह देंगे, या दोपहर में देंगे, या शाम को देंगे। तो इन 3 टाइम
को ही देना है, 3 में से किसी एक टाइम को। ओडी मीन्स क्या होता है, डेली एक, या तो सुबह देंगे या दोपहर देंगे या शाम देंगे, पर टाइम ये होना चाहिए, उठ पटांग नहीं देनी है, ये टाइम होना चाहिए, ठीक है। अब खाने से पहले देना, खाने के बाद देना, वो डॉक्टर आपको समझा देगा पर्ची में, ठीक है ना। BDS मीन्स हो गया दिन में 2 टाइम, 2 टाइम मीन्स एक सुबह देंगे 8 PM को, 8 AM को, और एक शाम को देंगे 8 PM को, ठीक है। इसमें भी कोई कंफ्यूज आपको नहीं होना चाहिए। TDS मीन्स दिन में 3 टाइम, तो एक सुबह देंगे 8 AM, एक 2 PM और एक 8 PM, यानी वह टेबलेट जो दिन में 3 बार देनी है, तो इस टाइम के, इस आवर्स के हिसाब से आपको देनी है कि वो टेबलेट को आप सुबह 8 बजे दीजिए, फिर 2 बजे दीजिए, फिर शाम 8 बजे, इस प्रकार 3 भागों में दीजिए। तो इस प्रकार अपन ओवरली किस प्रकार टेबलेट को एडमिनिस्टर करते हैं वो भी अपन ने देखा। फिर होता है मेजरमेंट, कुछ इकाइयाँ होती है, यह भी आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप हॉस्पिटल में काम करो तो आपको ये दिक्कत आएगी, इसलिए आपको याद करना समझना जरूरी है, एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1 ounce मीन्स होता है 30 ग्राम या 25 ml, ठीक है। 1 लीटर में कितना, 1000 ml होता है, 1 ग्राम में 1000 mg होता है, ठीक है। 1 पाउंड जिसको अपन लिखते हैं LBS, उसमें 480 ग्राम होते हैं। वहीं 1 kg के अंदर 2.2 LBS यानी 2.2 पाउंड होते हैं। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। 1 टीस्पून है ना, डॉक्टर जब बच्चे को अपन लिखा तो सिरप लिखते हैं, तो वो उस सिरप के आगे 1 TSP करता है, यानी 1 TSP TDS या BD, यानी 1 टेबल स्पून दिन में 2 बार 3 बार, इस प्रकार वो लिखता है, ठीक है। तो 1 टीस्पून में कितना होता है, 4 से 5 ml, ठीक है। वहीं अगर 1 टेबल स्पून की बात आ जाए तो 1 टेबल स्पून में कितना होता है, 15 ml, है ना। 1 टेबल स्पून को ऐसे लिखेंगे TBSPN, ठीक है ना। तो 1 टेबल स्पून को ऐसे लिखेंगे। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, 1 किलोमीटर यानी 0.6 मील। वहीं अगर 1 मील की बात करें, 1 मील में कितना होता है, 1.6 किलोमीटर। वहीं अपन अगर 1 फीट की बात करें तो 12 इंच, 1 फीट की बात करें तो 30 सेंटीमीटर, और 1 इंच की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर। ये सारे मेजरमेंट है, आपको टिप पे याद होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग कैलकुलेशन में भी इनका बहुत यूज आएगा जब हम आगे क्लासों में IV फ्लूइड है, ड्रग कैलकुलेशन में अपन पढ़ेंगे, तो इनका बहुत ही यूज आने वाला है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको यह भी याद होना चाहिए कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, है ना। ये सारा आपको क्या है, याद होना चाहिए। अब है इक्विवेलेंट वॉल्यूम कन्वर्जन। कुछ वॉल्यूम इक्विवेलेंट है, यानी 1 ml में 15 ड्रॉप होती हैं, और 1 ml को क्या कहते हैं, 1 cc कहते हैं, और 4 से 5 ml को 1 TSP यानी 1 टीस्पून कहते हैं, ठीक है। 15 ml यानी TBSP, यानी अपन ने प्रीवियस में पढ़ा मेजरमेंट में, तो 15 ml यानी 1 टेबल स्पून। एक होता है टी स्पून, एक होता है टेबल स्पून। तो टेबल स्पून के अंदर जो मात्रा आएगी वो आएगी 15 ml, और टी स्पून के अंदर जो मात्रा आएगी वो आएगी 4 से 5 ml। प्रायोरिटी रहेगी 5 ml की, है ना। 30 ml की बात करें तो 1 फ्लूइड ऑयंस, जिसको OZ बोलते हैं, ठीक है। 500 ml की बात करें तो 1 पिंट, ये भी एक मात्रा है, 1 पिंट यानी 500 ml। 1000 ml में क्या होता है, 1 लीटर, उसको बोलते हैं 1 क्वार्ट या 10 डेसीलीटर या 2 पिंट। यानी 500 ml मीन्स क्या हो गया, 1 पिंट, तो 1000 क्या हो गया, 2 पिंट, और 1000 ml को क्या बोल सकते हैं, 10 डेसीलीटर। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि 5 डेसीलीटर में क्या होते हैं, तो 500 ml, ऐसे याद रखना है, ठीक है। 4 लीटर में 1 ग्लान होता है, एक भी एक क्या है, एक मात्रा है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आराम से आप नोट कर लीजिएगा। फिर अपन बात करते हैं साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी जो ड्रग है उसका बॉडी पर क्या क्या साइड इफेक्ट पड़ेंगे, ये भी अपन को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो साइड इफेक्ट तो नहीं, इफेक्ट, जो ड्रग है वो बॉडी को किस प्रकार प्रभावित करेगी। एक तो थेराप्यूटिक इफेक्ट, यानी जो अपन ट्रीटमेंट करेंगे, मान लो कि अगर अपन
किसी फीवर वाले पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपन ने थेराप्यूटिक यूज पर्पज़ की वजह से अपन ने क्या दी, PCM दी। उससे पहले उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, फिर अपन ने टेबलेट दे दी तो टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। तो इस प्रकार बॉडी पर क्या करेगा, एक थेराप्यूटिक इफेक्ट करेगा। ठीक है, सिस्टमेटिक इफेक्ट भी करेगा ये, जिस सिस्टम के वजह से अपन ने जो ट्रीटमेंट किया है, जो टेबलेट दी है अपने, वो पूरी होल बॉडी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है ना, कि जरूरी नहीं है कि वो जो टेम्परेचर है वो हाथ में ही कम करेगा या सर पे कम, वो पूरी बॉडी पर क्या करेगा, एक अफेक्ट करेगा। एडवर्स इफेक्ट AEFI, ये एग्जाम्पल हो गया। एडवर्स इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, है ना, एग्जाम्पल है इसका। एडवर्स इफेक्ट यानी अपन जो वैक्सीन लगाते हैं, कई बार जिस पर्पज से अपन वैक्सीन लगाते हैं, तो वो पर्पज तो हालांकि वो पर्पज लग जाती है, लेकिन उस वैक्सीन की वजह से कुछ और एडवर्स यानी और कुछ इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे अब फीवर आना, है ना, बॉडी पेन होना, उस बच्चे की टेम्परेचर ऊपर नीचे होना। तो ये क्या है, उसके एक एडिशनल एडवर्स इफेक्ट हैं। ठीक है, जो कि अपन सेंस ऑर्गन के माध्यम से अपन देख सकते हैं। साइड इफेक्ट यानी अपन कोई ड्रग ले रहे हैं तो उसके बॉडी पर क्या क्या साइड इफेक्ट हो गए। ठीक है ना, एलर्जिक इफेक्ट यानी कोई ड्रग अपन दे रहे हैं तो उसके एलर्जिक इफेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए हमेशा जो है अपन को AST करके अपन को इंजेक्शन लगाना है। ठीक है ना, एंटी एलर्जिक टेस्ट करना है, AST करना है। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, कोई इंजेक्शन या टेबलेट अपन देनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी को मान लो अगर ये एलर्जी इफेक्ट हो गया है ना, कोई ड्रग जो है रिएक्ट कर ली, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, रेडनेस, इचिंग, ठीक है, और पेन होगा पूरी बॉडी पे, है ना, हाइपोटेंशन भी होगा, हाइपोटेंशन होगा, और रेड होल बॉडी भी होगा, पूरी बॉडी पे क्या होगा, रेडनेस हो जाएगी, है ना। तो ये इफेक्ट क्या है ड्रग के, किस पर, बॉडी पर। थेराप्यूटिक इफेक्ट भी होगा, सिस्टमेटिक इफेक्ट भी होगा, एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है, साइड इफेक्ट भी हो सकता है, और एलर्जिक इफेक्ट भी हो सकता है। फिर बात करते हैं अपन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, कि अपन बॉडी में जो ड्रग हैं वो किन किन रूटों के माध्यम से देते हैं, वह रूट अपन अब डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो रूट होते हैं, नॉन पेरेंटल रूट और पेरेंटल रूट। ठीक है, ये जो पेरेंटल रूट है वो ये होते हैं इंजेक्टेबल, यानी इंजेक्शन की सहायता से जो अपन बॉडी में मेडिसिन इंसर्ट कराते हैं उसको कहते हैं पेरेंटल रूट। और ये जो नॉन पेरेंटल रूट है, विदाउट इंजेक्शन, बिना इंजेक्टेबल या बिना इंजेक्शन के अपन कोई मेडिसिन अगर बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं तो उसको अपन कहते हैं नॉन पेरेंटल रूट। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नॉन पेरेंटल रूट क्या होते हैं। ओरल रूट, सबसे पहले बात करते हैं ओरल रूट। जो मेडिसिन, जो ड्रग जो ओरली दी जाती हैं उसे कहते हैं ओरल रूट। ठीक है, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मोस्टली जो ड्रग हैं वो ओरली ही दी जाती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया OPV हो गया, ओरल पोलियो वैक्सीन, है ना, और रूट क्या हो गया इसका, ओरली। सीधा याद रखना, जो मेडिसिन जो ड्रग जो ओरली दी जाती है उसे ओरल रूट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल OPV, जैसे OPV की दवाई हैं, या जो जितनी भी जो सिरप होती हैं, जितनी जो टेबलेट साइड 90% जो टेबलेट अपन ओरली देते हैं। ठीक है, सब लिंगुअल, सब मीन्स नीचे, लिंगुअल मीन्स टंग या जीभ, यानी जो ड्रग जो टेबलेट जो जीभ के नीचे रखी जाती है उसे कहते हैं सब लिंगुअल, बिलो द टंग, है ना, अपन कह सकते हैं बिलो द TONG, बिलो द टंग। और इसका एग्जाम्पल हो गया NTG, नाइट्रोग्लिसरीन, जो मार्केट में आती है ना, एक आइसोडिल टेबलेट भी आती है, उसको अपन
जी घबराना, या जब भी हार्ट पेशेंट के अंदर स्वेटिंग वाली कंडीशन होती है तो अपन उसको बोलते हैं भाई ये टेबलेट है जीभ के नीचे रख दे। तो उस जो मेथड होता है, उस रूट होता है, उसको कहते हैं सबलिंगुअल रूट। फिर बात करते हैं बक्कल, यानी देखो सबलिंगुअल में तो अपन जीभ के नीचे रख लेते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, बिटवीन चिक एंड गम, कि जो मेडिसिन, जो टेबलेट चिक अंदर वाले पार्ट चिक और गम्स की मध्य यानी मसलों जो चिक होते हैं उसके बीच में रखी जाती हैं, उसको अब कहते हैं अपन बकल। वही बात कर रहे हैं अपन इनहेलेशन की। इनहेलेशन इसके मीन्स में इसका जो है रूट, द क्लाइंट इनहेल फ्यूम्स ऑफ ड्रग इनटू द लंग्स। द क्लाइंट या पेशेंट फ्यूम्स इनटू द लंग्स। सूंघने वाले जितने भी जो इनहेलेशन होते हैं वो किस में आएंगे, इनहेलेशन रूट में, जो लंग्स तक जाते हैं। ठीक है। टॉपिकल एप्लीकेशन, टॉपिकल एप्लीकेशन किसे कहेंगे, ड्राई ऑन स्किन रबिंग, है ना, जो एप्लीकेशन है, जो ड्रग है ना, उसको क्या है, ऑन स्किन थ्रू फिक्सेशन, उसको स्किन पे लगाया जाता है, ऑन स्किन थ्रू रबिंग। ठीक है। और एग्जांपल अपने हो गए सारे ऑइंटमेंट, जितने भी ऑइंटमेंट है जो स्किन के ऊपर रब किए जाते हैं, जिस पर्पज से रब किए जाते हैं, है ना, तो वो जो हैं वो कहलाएंगे टॉपिकल एप्लीकेशन। ठीक है ना। अगला है इंस्टिलेशन, यानी इंस्टिलेशन पुटिंग। इंस्टिलेशन में जो मीन्स होता है पुटिंग ड्रग इन लिक्विड फ्रॉम, पुटिंग ड्रग लिक्विड फ्रॉम इनटू द बॉडी कैविटी, पुटिंग ड्रग इन लिक्विड फॉर्म इनटू द बॉडी कैविटी। यानी जो बॉडी कैविटी होती है, अपने जो आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, है ना, जो मेडिसिन, जो ड्रग लिक्विड फॉर्म है, देखो यहाँ पर कंडीशन दे रखी है लिक्विड फॉर्म, कि जो मेडिसिन, जो ड्रग है वो लिक्विड फॉर्म में बॉडी कैविटी के अंदर डाली जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, पुटिंग की जाती है, उसको अपन कहते हैं इंस्टिलेशन। इसका जो बेस्ट एग्जांपल हो गया अपना ईयर ड्रॉप या आई ड्रॉप। ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है, इंस्टिलेशन के एग्जाम्पल है। वही इंसर्टिशन, इंसर्टिशन, देखो इंसर्टिशन का मतलब होता है इंसर्ट करना, इंसर्ट करना। ठीक है। तो ए ड्रग इंसर्ट इनटू द बॉडी कैविटी, सॉरी, बॉडी कैविटी इन सॉलिड फॉर्म। देखो इंस्टिलेशन तो था लिक्विड फॉर्म में और इंसर्शन है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है। सॉलिड फॉर्म में अगर अपन किसी पेशेंट की बॉडी कैविटी में अगर कोई ड्रग इंसल्ट करते हैं तो उसको कहते हैं इंसर्शन। ठीक है। इसका जो एग्जांपल हो गया सपोजिटरी, ठीक है, भाई रेक्टम हो गया, या रेक्टम हो सकता है, वेजाइना हो सकता है। ठीक है। रेक्टम या वेजाइना सपोजिटरी होते हैं, जो दर्द निवारक होते हैं, इनको क्या किया जाता है, जो सॉलिड फॉर्म होते हैं इनको रेक्टम द्वारा इंसर्ट किया जाता है बॉडी कैविटी में, या वेजाइना के द्वारा इंसर्ट किया जाता है। तो ये जो फॉर्म है इंसर्शन। ठीक है। इनसोफुलेशन, इनसोफुलेशन, इनसोफुलेशन मीन्स हो गया वेपर और पाउडर फॉर्म के अंदर, यानी वेपर और पाउडर फॉर्म में मेडिसिन जो हैं वो इंसर्ट की जाती है बॉडी में, ऑन बॉडी, है ना,
बॉडी पर जो मेडिसिन है वो पाउडर फॉर्म में या वेपर यानी वाष्प के फॉर्म में बॉडी पर दी जाती हैं तो उसको कहते हैं अपन इंसोफुलेशन। ठीक है। ऑन स्किन जो पाउडर हैं वो अपन अब इनहेल तो कर नहीं सकते हैं, तो ये कहाँ पर होंगे, स्किन पर ही होंगे, ऑन स्किन। ठीक है। फिर होता है इम्प्लांटेशन। सभी जानते हैं इम्प्लांटेशन मीन्स इम्प्लांट करना। अब क्या इम्प्लांट करोगे यहाँ पर, है ना। तो जो मेडिसिन बॉडी के अंदर इम्प्लांट की जाती हैं उसको कहते हैं अपन इम्प्लांटेशन। इसका जो एग्जाम्पल है वो है कैंसर के अंदर होता है, जो कैंसर होता है उसके अंदर होता है वो होता है रेडियन इम्प्लांट। ठीक है। चलते आगे। तो ये जितने भी अपन अभी तक पढ़े हैं वो क्या है, नॉन पेरेंटल रूट, यानी बिना किसी इंजेक्शन की सहायता से बॉडी कैविटी या बॉडी पर, है ना, यूज किए जाते थे, उनको कहते थे अपन नॉन पेरेंटल रूट। ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं पेरेंटल रूट, यानी इंजेक्टेबल है सारे, बाय द इंजेक्शन, by the injection into the body, यानी बॉडी में जो मेडिसिन है, ड्रग है, वो इंजेक्शन की सहायता से बॉडी में इंसर्ट कर जाते हैं तो उसको कहते हैं पेरेंटल रूट। ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर को अपन कहेंगे इनटू द मसल्स। जो मेडिसिन मसल्स पे दी जाती है, मसल्स पे इंजेक्ट की जाती है, उसको कहते हैं इनटू मसल्स। सबक्यूटेनियस, इनटू द सबक्यूटेनियस। जो मेडिसिन इंजेक्शन सहायता से सबक्यूटेनियस जो लेयर होती है स्किन की वहां पर दी जाती है तो उसको कहते हैं सबक्यूटेनियस। ठीक है। इंट्रावेनस इनटू वेन, इनटू द वेन, यानी वेन की सहायता से जो ड्रग दी जाती है उसे कहते हैं इंट्रावेनस। इंट्रा आर्टरी इनटू आर्टरी। ठीक है। इंट्राकार्डियक इनटू द हार्ट। ठीक है। इंट्राओसियस, इंट्राओसियस जो मीन्स है इंट्राओसियस में इनटू द बोन मेरो। इंट्रापेरिटोनियल इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। वही अपन बात कर रहे हैं इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर मीन्स हो गया इनटू द जॉइंट, इनटू द जॉइंट। ठीक है। वही अपन बात कर रहे हैं इंट्राथिकल, यानी इनटू द स्पाइनल। ठीक है। जब अपन कोई भी मेजर सर्जरी होती है तो अपन एनेस्थेसिया के तौर पर स्पाइनल में अपन क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं सुन करने के लिए। तो वो कौन सा है प्रोसेस, इनटू स्पाइनल, जिसको अपन बोलेंगे इंट्राथिकल। ये एग्जाम में भी आ रखा है, अगर आप एएनएम जेएनएम कर रहे हो या बेस में कर रहे हो तो ऑप्शन में ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि इंट्राथिकल अपन किसे कहेंगे। तो वह इंजेक्शन जो वो मेडिसिन जो बॉडी में इनटू स्पाइनल यानी स्पाइनल के थ्रू अगर बॉडी में इंजेक्ट कर जाती है उसको कहते हैं अपन इंट्राथिकल। ठीक है। तो ये हो गया पेरेंटल रूट। ठीक है ना। तो अपन ने जो रूट ऑफ एडमिशन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, नॉन पेरेंटल और पेरेंटल। ये सारे जो हैं नॉन पेरेंटल है, ओरल रूट, सबलिंगुअल, ठीक है ना, बक्कल कैविटी, इनहेबिलेशन, टॉपिकल, ठीक है, इंस्टिलेशन, इंससेशन, इंसफुलेशन, इम्प्लांटेशन, और ये जितने भी सारे हैं पेरेंटल रूट है। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन डाल देगा पेरेंटल रूट इज, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, चार ऑप्शन देगा आपको, एक ऑप्शन में डाल देगा वो इंट्राथिकल, एक में सबलिंगुअल, ठीक में, एक में ओरल और एक में इनहेलेशन।
ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से पेरेंटल रूट कौन सा है। तो ये सबलिंगुअल है, ओरल है और इनहेलेशन है। अपन जानते हैं कि पेरेंटल रूट जो है इंजेक्टेबल है, बॉडी में जो मेडिसिन है इंजेक्शन की सहायता से इंसर्ट करिए उसके कहते हैं अपन पेरेंटल रूट। और जो इंट्राथिकल है ये क्या है, इंजेक्शन की सहायता से अपन मेडिसिन बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर जो राइट्स होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं नर्स पेशेंट को लेके, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट क्लाइंट, जो क्लाइंट है वो सही होना चाहिए। राइट ड्रग भी सही होनी चाहिए। राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट और राइट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, यानी एक नर्स को एक सही क्लाइंट को सही डोज लगाना चाहिए, सही ड्रग लगाना चाहिए, है ना, जितनी डोज प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है उतनी डोज लगानी चाहिए। जो टाइम लिखा है उसी टाइम वो डोज लगानी चाहिए। जिस रूट से लगानी है वो रूट लगाना चाहिए। IM लिखा है तो IM लगानी है, IV लिखा है तो IV लगानी है, SC लिखा है तो SC लगानी है। और फिर उस ड्रग का क्या करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है कि आपने उस ड्रग को इतने बजे इस समय और इस रूट से इस साइड से आपने क्या क्या पेशेंट को लगाया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं ड्रग कैलकुलेशन को लेके। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन 4 कंडीशन में इसको डिस्कस करेंगे। कंडीशन 1 है ना, अब ये जो फ्लूइड को लेके अपन करेंगे डिस्कस, यानी फ्लूइड की रेट, अमाउंट और टाइम को लेके। ये किस में आएगा, ml/h। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में अगर आपको दे रखा है, क्वेश्चन में अगर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, आपको अमाउंट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है माना कि 1000, ठीक है, और टाइम दे रखा है 10 घंटे का। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहे हैं, फ्लो रेट। तो एक जो फॉर्मूला ये है कि अपन को फ्लो रेट अपन को ज्ञात करनी है कि एक पेशेंट है जिसको जो टोटल अमाउंट 10 घंटे के अंदर 1000 ml फ्लूइड दिया गया है, तो उसकी फ्लो रेट क्या होगी। तो लगाइए सूत्र और यहाँ पर आप डाल दीजिए टोटल अमाउंट कितना है 1000। ठीक है, और जो टाइम हो गया वो क्या हो गया 10 ओवर। अपन होवर लिखेंगे मिनट, क्योंकि अपन किस में ज्ञात करेंगे, ml/h के अंदर। तो काट दीजिएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 100 ml/h, यानी प्रत्येक घंटे 100 ml जा रहा है। कितना फ्लूइड, जो फ्लूइड की जो रेट होगी वो क्या होगी 100 ml/h होगी। ठीक है, समझे आप। अपन एक ही डिस्कस करेंगे फ्लूइड को लेके। पहले अपन ने रेट कैसे ज्ञात करते हैं, रेट कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला होगा टोटल अमाउंट अपॉन टाइम। टाइम को आपको किस में करना है, होवर में करना है। ठीक है ना, क्योंकि अपन को जो सारी वैल्यू है जो इसमें अपन को किस में ज्ञात करनी है, ml/h में। अगर यहाँ पर मिनट डाल देगा तो अगर वैल्यू आपको 10 ओवर देगा तो अगर आपको फिर क्या करना होगा 10 ओवर इंटू मल्टीप्लाई आपको करना है 60, यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 होते हैं। पर इतना कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अपन ओवर को लेके काम करेंगे। ठीक है, तो फ्लो रेट कैसे ज्ञात करते हैं, टोटल अमाउंट अपॉन टाइम। ठीक है, और क्वेश्चन ये था कि अमाउंट जो है 1000 है और टाइम कितना है 10 घंटे है। फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे डाल दिए 1000 0 से 0 कट गए, बच्चा क्या 100 ml/h, यानी प्रत्येक घंटे कितना जा रहा है फ्लूइड, जो फ्लो रेट है वो क्या है 100 ml/h। ठीक है, अब देखो अपन ने फ्लो रेट ज्ञात कर ली है। अब अपन ज्ञात करेंगे टोटल अमाउंट कि टोटल अमाउंट कितना है। क्वेश्चन आ गया आपके, ठीक है, कि जो टाइम तो था कितना 10 घंटे का, टाइम था 10 घंटे का। ठीक है, और फ्लो रेट क्या थी, फ्लो रेट थी वो थी 100। अब जो क्वेश्चन पूछा है कि एक पेशेंट को 10 घंटे तक 100 ml/h के हिसाब से फ्लूइड दिया गया, तो वो फ्लूइड की मात्रा कितनी है। सीधा ये फॉर्मूला लगाइए, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड
इज इक्वल टू टाइम कितना दे रखा है 10 ओवर, ठीक है, और फ्लो रेट क्या है 10 ओवर पर मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधा अपना टाइम लगा देंगे, कितना है 10, और जो फ्लो रेट है वो क्या है 100। उत्तर कितना आ जाएगा 1000 ml पर ओवर, ठीक है। तो उस पेशेंट को टोटल कितना अमाउंट दिया गया 1000। अब अपन ने फ्लो रेट ज्ञात कर ली है, अपन ने अमाउंट भी ज्ञात कर लिया। अब अगर टाइम का पूछ लिया, क्या नहीं भाई आप टाइम बताइए आप, ठीक है, टाइम बताने से पहले आपको वो क्वेश्चन में देगा अमाउंट देगा आपको 1000, ठीक है, और फ्लो रेट दे दी मान लो 100, ठीक है। एक पेशेंट को 1000 अमाउंट दिया गया, क्या फ्लूइड दिया गया, ठीक है, और जो फ्लो रेट थी वो क्या थी 100 ml पर ओवर। तो उसको 1000 फ्लूइड देने में कितना समय लगा, अपन को क्या ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है। तो रख दीजिए इस फॉर्मूले में ये वैल्यू, टोटल अमाउंट क्या है 1000 और फ्लो रेट कितनी होगी 100। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 10 ओवर पर ml, सॉरी 10 ml पर ओवर, ठीक है। इस प्रकार क्या करना है आपको टाइम ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर अपन ml ओवर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपन को क्या पूछ रही है टाइम पूछ रहे हैं, तो अपन यहाँ पर 10 ओवर ही करेंगे, ठीक है। 10 घंटे के अंदर कितना फ्लूइड देगा वो 1000 ml फ्लूइड दे देगा, कितने फ्लो रेट से 100 ml पर ओवर से, ठीक है। तो ये कंडीशन ये थी, ठीक है ना, क्या थी कि अपन ने रेट अमाउंट और टाइम जो फ्लूइड होता है उसको अपन ने अलग अलग फॉर्मूलों से अपन ने डिवाइड किया, किसके हिसाब से ml पर ओवर के हिसाब से। लेकिन टाइम में आपको ml पर ओवर नहीं लगाना है, वहां पर पीछे क्या लगाना है ओवर ही लगाना है, ठीक है। चलते हैं आगे, सेकेंड कंडीशन देखते हैं, ड्रॉप फैक्टर। अभी आप इतना समझ लीजिए, जब अपन आने वाली क्लासों में आईवी इन्फ्यूजन जब अपन डिस्कस करेंगे, अपन और अच्छे एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अपन यहाँ पर अभी सिर्फ बेसिक सीखना है। अब अपन सबसे पहले जो कंडीशन सेकेंड है, अपन ड्रॉप फैक्टर के आधार पर भी अपन क्या करेंगे चेक करेंगे, ठीक है। अडल्ट आईवी सेट के अंदर 1 ml के अंदर कितना होता है 15 से 20 ड्रॉप होती हैं, है ना। और अडल्ट आईवी सेट को क्या कहते हैं माइक्रो सेट, ठीक है ना। वहीं अगर पीडियाट्रिक सेट की बात करें, पीडियाट्रिक आईवी सेट की अगर अपन बात करते हैं तो 1 ml के अंदर कितनी ड्रॉप होगी 60 ड्रॉप, ये याद कर लीजिए। और पीडियाट्रिक माइक्रो सेट को कहते हैं, पीडियाट्रिक आईवी सेट को कहते हैं माइक्रो सेट, ठीक है। जो बीटी माइक्रो सेट होता है, जो बीटी माइक्रो सेट होता है उसके 1 ml में 12 ड्रॉप होती है, यानी ये बड़ा होता है, ठीक है। समझ रहे हो आप, ये याद कर लीजिएगा। अडल्ट में जो ड्रॉप फैक्टर है क्या रहेगा 20 ड्रॉप पर मिनट, सॉरी पर ml। पीडियाट्रिक्स में रहेगा 60 ड्रॉप पर ml, यानी 1 ml के अंदर 60 ड्रॉप। वहीं अडल्ट की बात करें तो 1 ml के अंदर 20 ड्रॉप, ठीक है। बीटी सेट की अगर बात करते हैं तो 1 ml के अंदर कितना होगा 15 ड्रॉप, यानी जो बीटी का जो ड्रिल होगा वो क्या होगा ज़्यादा नैरो होगा, कम नैरो होगा, सॉरी, ठीक है। फ्लो रेट की अपन बात करते हैं कि अपन को फ्लो रेट ज्ञात करनी है, फ्लो रेट ज्ञात करनी है, कंडीशन आपको दे देगा। अब मैं क्वेश्चन में ही यहां पर पुट कर देता हूं, ठीक है। अमाउंट क्या होगा 1000, ठीक है। अब देखो यहां पर इसने जो फॉर्मूले में क्या डाल दिया टाइम इन मिनट, ठीक है। तो जो टाइम होगा वो होगा 6 ओवर, ठीक है। टाइम जो होगा 6 ओवर होगा। और जो अपन यूज कर रहे हैं अडल्ट के लिए, मतलब मैक्रो सेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है फ्लो रेट ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है फ्लो रेट, यानी किस फ्लो रेट से अपन वो जो है दे रहे हैं किसको पेशेंट को, ठीक है। अब अपन इस फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यू रख देंगे। टोटल अमाउंट क्या है 1000। अब इसने जो टाइम दे रखा है 6 ओवर में, लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको टाइम चाहिए कितने मिनट में, है ना।
तो 6 इंटू 60 यानी 6 इंटू 60 यानी अपन ने इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। फिर इंटू ड्रॉ फैक्टर कौन सा है, ये माइक्रो है, और क्या होगा माइक्रो कितना होता है 15, ठीक है। तो इसको आप काट दीजिएगा 4 बार, 60 को काट दीजिएगा 4 बार, ठीक है। फिर इस 4 को आप काट दीजिएगा 250 बार, तो 250/6 यानी 250/6, और जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 4.66, ठीक है। 4.66 ड्रॉप पर मिनट, क्योंकि अपन को मिनट में याद करना है ना। वही अगर इसमें एक कंडीशन और रहता है, वही अगर मान लो इसमें माइक्रोसेट दे रखा होगा, कितना माइक्रोसेट, देखते हैं माइक्रोसेट लगाते हैं 1000, टाइम वही है, और माइक्रोसेट की जो वैल्यू होती है वो होती है 20, ठीक है। तो 0 से 0 काट दिया आपने, ये भी एक कट गया 3 बार, और 1000 को आपने मल्टीप्लाई करना 3 में, ठीक है। जो वैल्यू आएगी 333 कुछ आएगी। तो इस प्रकार क्या करना, आपको फ्लो रेट ज्ञात करनी है, ठीक है। समझ में आएगी आपको। तो ये कंडीशन ये होगी, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले होते हैं, ये भी आपको याद करने हैं, जब आने वाली क्लासों में अपन ड्रग कैलकुलेशन पढ़ेंगे तो इनका उपयोग करेंगे। लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है, जो यंग फॉर्मूला होता है वो किसके लिए होता है, 1 से लगाकर 12 साल तक के बच्चों के लिए होता है। वो जो फॉर्मूला होता है एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर, बच्चे की उम्र है वो ईयर में रखनी है, एज ऑफ चाइल्ड प्लस 12 मल्टीप्लाई अडल्ट डोज, ऐसा ये फॉर्मूला है, यंग फॉर्मूला। क्लार्क रूल जो होता है वो एनी एज, मतलब सभी एज के लिए। बच्चे का पढ़ रहे अपन, तो बच्चे की जितनी भी एज सभी में ये काम आएगा, है ना। तो वेट होगा बच्चे का इन पाउंड में, बच्चे का जो वेट होगा इन पाउंड में, अगर किलोग्राम में दे रखा है तो पहले आप उस किलोग्राम को पाउंड में कन्वर्ट कीजिएगा, उसको डिवाइड कीजिएगा 150 से इंटू अडल्ट डोज, ठीक है। वहीं अगर फ्रेंड्स फ्राइड्स का रूल अपन देखते हैं 1 साल के कम बच्चे के लिए, ठीक है। तो जो चाइल्ड का डोज होगा वो एज ऑफ चाइल्ड इन मंथ, भाई 1 साल से कम है तो मंथ में देखेंगे 150 इंटू अडल्ट डोज। तो ये भी जो है फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाली क्लासों में जब आईवी इन्फ्यूजन, आईवी फ्लूइड अपन थेरेपी पढ़ेंगे तो इन सारे जो फॉर्मूलों का अपन उपयोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।